हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो चैप्टर्स स्टार्ट किए हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था, तो हाइड्रोकार्बन्स का अल्केन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम अल्कीन वाला पार्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, उसमें हम अल्कीन का जो अगला वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो ये जो चैप्टर है उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमने क्लास 10th में पढ़ी है। 10th में भी हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम का एक चैप्टर था और वहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें इसकी पढ़ी है, लेकिन और हमें उसको डिटेल में एडवांस तरीके से पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें बहुत से ऐसी चीज़ें समझ में आएगी जो हमने क्लास 10th में नहीं पढ़ी थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इन दिस यूनिट we will study the historical development of the periodic table as it stands today and in the modern periodic law. इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है कि पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो कि हमने ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। आपको याद होगा डोबेराइनर्स ट्राइड्स वगैरह, है ना, मेंडलीव्स, उसके बाद ऑक्टेट रूल, सॉरी ऑक्टेव फार्मूला फॉर वो जो दिया था उसने, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे बना, मोस्ले ने दिया था वो, है ना, वो भी हमने देख लिया था। वी विल ऑल्सो लर्न हाउ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फॉलोज एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे हमने सहारा लिया है, उसका कॉन्सिक्वेंस कैसा है। फाइनली वी शैल एग्जामिन सम ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद हम कुछ ट्रेंड्स देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स, जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, जो कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे और उस हिसाब से उसका पीरियोडिक टेबल में वो प्लेस क्यों है, उसके लिए हम लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये हमने यहाँ पे देखा। वी हैव टू स्टडी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड कैसे चलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका। तो 3.1, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। देखो क्लास 10th में भी हमने ये किया था, तो क्यों ज़रूरत है व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्या है। We know by now that the elements are the basic units of all types of matter. तो elements जो होते हैं are the basic units of all types of matter. कोई भी मैटर हो उसका बेसिक यूनिट हमेशा क्या होगा, एलिमेंट होगा। इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वेर नोन। ठीक है, जब 18 सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो उसमें सिर्फ 31 एलिमेंट्स लोगों को मालूम थे। बाय 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैड मोर देन डबल्ड टू 63। उसके बाद वो 63 हुए और एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। ठीक है, जब ये बुक बना है, एनसीईआरटी ने ये बुक छापा है, तब तक 114 एलिमेंट्स वहाँ पे डिस्कवर हो चुके हैं। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड। लेकिन जो रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हमने डिस्कवर किए हैं। एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग, और भी नए नए एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करा जा रहा है। अपनी जो लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे मैनमेड एलिमेंट्स को बनाया जा रहा है। With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individuality. तो यहाँ पे अगर हम एक एक एलिमेंट को उठा के उसको पढ़ना स्टार्ट करें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और 10th में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपका कोई मतलब कोई आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर आपको मैथ्स का एग्ज़ाम आपको देना है, तो मैथ्स के एग्ज़ाम में आप पूरे के पूरे बुक का हर क्वेश्चन जो है वो करके नहीं जाते। आप क्या करते हो, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन देख के जाते हो। तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन अगर देखोगे तो बाकी के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे बनते हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ पे करके जाते हो। तो आप क्या करते हो, सेम टाइप वाले जितने भी क्वेश्चंस है उसको एक ग्रुप में डाल देते हो। तो यहाँ पे भी वही है
यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टीज दिखाने वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि उनका स्टडी करना आसान हो सके। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, क्योंकि टोटल 114 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और भी नए एलिमेंट्स जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि मैनमेड एलिमेंट्स को बनाना अभी भी जारी है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स उसको ऐड हो जाएंगे 114 के अंदर। तो इन सबको इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ना इट इज़ वेरी कम्बरसम और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कन्फ्यूजन, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिसाइड किया, साइंटिस्ट डिसाइडेड टू मेक पीरियोडिक टेबल टू ईज आउट। तो इसको ईज करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए, टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, साइंटिस्ट सर्च फॉर अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। तो वाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? बिकॉज it is very difficult to study individual elements, their properties, and to ease out this problem, scientists search a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. Not only that, it would be rationalize known chemical fact about elements, but even predict new ones for undertaking further study. अब इससे क्या होगा, जब हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे या फिर कोई सिस्टमेटिक वे से उसको क्लासिफाई करेंगे, तो उससे कुछ नए वाले, मतलब कुछ एलिमेंट्स जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं उनके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा मेंडलीव जो था उसने कुछ 3 एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था, है ना, उसने प्रेडिक्ट किया था डिस्कवर होने से पहले ही, और उसने जो भी प्रेडिक्ट किया था वो इका बोरॉन, है ना, इका बोरॉन, उसके बाद इका एल्यूमिनियम, ऐसा कुछ था वो, इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन। ठीक है, तो इस नाम से उसने उसको क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था, और जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तो वो एग्जैक्टली उसने जो बोला था वैसे ही हो थे वो। इसका मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल से हमारा क्लासिफिकेशन की वजह से जो भी एलिमेंट्स है उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना ईजी हो जाता है, और कुछ नए एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिफोर देयर डिस्कवरी। ठीक है, वो डिस्कवर होने से पहले उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? ठीक है, ये हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है। अब देखते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। Classification of elements into groups and development of periodic law and periodic table are the consequences of systematizing the knowledge gained by number of scientists through their observations and experiments. बहुत सारे साइंटिस्ट्स के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट का यूज करके ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस था वो चलता जा रहा था। द जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेराइनर in early 18th century was the first to consider the idea of traits among properties of elements. जॉन डोबेराइनर जो था वो सबसे पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये आइडिया, जो ट्रेंडिंग का आइडिया था, मतलब सेम प्रॉपर्टीज दिखाने वाले एलिमेंट का ग्रुप बनाना, ये वाली आइडिया उसने पहले यूज की। ठीक है, तो जॉन डोबेराइनर वॉज द फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमॉन्ग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसके ट्रेंड को देखना, मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसके सारे ट्रेन देखना कि वो किसके साथ, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें उसने देखी, और उसके हिसाब से वो क्या करता था, उसका ग्रुप बनाता था। बाय 1829 ही नोटेड अ सिमिलैरिटी among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements. 1829 तक उसने बहुत सारे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, जिसे हम ट्रायड्स बोलते थे। ठीक है, ट्रायड्स बनाए थे उसने, और उसमें जो भी 3 एलिमेंट्स वो लेता था ट्रायड्स में, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होती थी, सिमिलैरिटी होती थी। क्या होती थी? सिमिलैरिटी अमॉन्ग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of 3 elements. In such case, he noticed that the middle element of each of the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weights of other 2 elements. तो हमें डोबेराइनर ट्राइड जो था वो मैंने आपको क्लास 10th में लिख के दिया था, तो आप उसको यहाँ पे छापोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, तो डोबेराइनर ट्राइड का
जो भी मैंने सेंटेंस आपको लिख के दिया था वहाँ पे, वो वैसे का वैसा यहाँ पे छापेगा तो चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर डोबेरेनरी ट्राइड के अंदर समझो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, समझो डोबेरेनरी ट्राइड के अंदर ए बी सी ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो ए और सी का जो एटॉमिक वेट होता है, समझो इसका एटॉमिक वेट है x और इसका एटॉमिक वेट है y, ठीक है, तो ये जो b होगा मिडल एलिमेंट, इसका एटॉमिक वेट होता है x+y/2, मतलब इन दोनों का जो एटॉमिक वेट है उसका एवरेज, ठीक है, इसका मीन होता है उसका एटॉमिक वेट, है ना। तो ये हमने उस टाइम पे देखा था। डोबेरेनरी ट्राइड का जो भी स्टेटमेंट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डोबेरेनरी ट्राइड का जो स्टेटमेंट है वो आप क्लास 10 से जो भी हमने PDF सेंड की थी आपको, उसमें से आप निकाल सकते हो। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट्स वेर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स। तो सिंस डोबेरेनर्स रिलेशनशिप रिफर्ड टू एज द लॉ ऑफ ट्रायड्स सीम टू वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हमने देखे थे, याद है आपको, कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखते थे। तो लॉ ऑफ ट्राइड जो है वो आपको 10th में आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कि हम वहाँ पे बोलते थे कि डोबेरेनरी ट्राइड जो है दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स, दे आर एप्लीकेबल फॉर फ्यू एलिमेंट्स, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स मालूम थे, हर एलिमेंट के लिए वो क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था ट्राइड बनाना। तो वो उसका एक क्या था, डिसएडवांटेज था, जिसको हम बोलते हैं कि वो उसका क्या था, ड्रॉबैक था। इट वॉज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस, और सारे एलिमेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। लॉ ऑफ ट्राइड वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी एलिमेंट नोन एट दैट टाइम एंड हेंस इट वॉज डिसमिस्ड, ये लॉ को डिसमिस किया गया। द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वॉज मेड बाय फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB चैन-कॉर्टिस। अब ये देखो, चैन-कॉर्टिस जो था उसका नाम हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा है, ठीक है। 1862 में इसने ये क्या किया था, ट्राई किया था क्लासिफाई करने का। उसने क्या किया, he arranged the then known elements in order of increasing atomic weights and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties. तो AEB डी चैन-कॉर्टोइस इसने 1862 में क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको ऐड किया, अरेंज किया, और फिर उसके लिए जो टेबल बनाया वो कैसा था, सिलेंड्रिकल टेबल बनाया उसने, टू डिस्प्ले पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन ये जो होगा, दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, ठीक है। इसके थ्योरी को या फिर इसके लॉ को भी किसी ने भाव नहीं दिया। द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स in 1865 प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और ये हमने लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो हमने क्लास 10th में पढ़ा है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो ये हमने देखा है। इसके पहले वाला जो था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने 10th में नहीं पढ़ा था उसको, ठीक है, मतलब वो था ही नहीं आपके बुक में ये वाला, ठीक है। चैन-कॉर्टा इसका थियरी जो दिया ही नहीं था। उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज किया था और सिलेंड्रिकल टेबल बनाया था एलिमेंट्स का, ठीक है। अब हमें देखना है न्यूलैंड्स ने क्या किया। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। देखो, जो इसके पहले वाले साइंटिस्ट ने किया था, जिसको ज़्यादा दुनिया ने भाव नहीं दिया, उस सेम चीज़ किया न्यूलैंड्स ने भी। उसने क्या किया, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स and noted that every eighth element had properties similar to the first element। तो आप सबको मालूम है जैसे संगीत के अंदर 7 सुर होते हैं, ठीक है, सा रे गा मा प ध नी, और फिर से क्या आता है, सा। तो ये अगर हमारा फर्स्ट है तो ये हमारा 8th है ना। तो फर्स्ट और 8th जो है वो क्या आते हैं, सिमिलर या फिर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, ठीक है। तो ये भी था, न्यूलैंड्स जो था उसने यही लॉजिक लगाया था, उसने ऐसा अरेंज किए थे एलिमेंट्स को। तो अरेंज कैसे करता था वो, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, 4th 5th 6th 7th 8th, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता था, मतलब सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। तो ये एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर है,
बड़ा वाला एटॉमिक वेट, उससे बड़ा एटॉमिक वेट, सबसे बड़ा एटॉमिक वेट इसका होगा फिर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया, और उसके बाद वो देखता था, तो उसने अरेंज करने के बाद उसको समझ में आता था कि ये जो पहला एलिमेंट है और ये जो लास्ट वाला एट्थ वाला एलिमेंट है, फर्स्ट और एट्थ, इनके प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज उसको क्या दिखते थे, सिमिलर दिखते थे। ठीक है, तो उसने अरेंज किए थे 8-8 का ग्रुप। डोबेराइनर ने क्या किया था, डोबेराइनर ने 3-3 का ग्रुप बनाया था, और जो बीच वाला मिडल एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक वेट, पहला और दूसरा, समझो ये अगर ए बी सी ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, तो डोबेराइनर का जो मिडल एलिमेंट होता था, इसका एटॉमिक वेट, ए और सी के एटॉमिक वेट का जो एवरेज होता है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करके जो उसका एवरेज मिलता है, उसका एवरेज जितना आता है उसका अप्रोक्सीमेटली इसका एटॉमिक वेट होता था। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच में होती थी, मतलब अगर ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो ये मेटल के भी और मेटल नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज दिखाने वाला, बीच वाला दोनों के थोड़े थोड़े प्रॉपर्टी दिखाने वाला होता था। लेकिन डोबेराइनर के सारे एलिमेंट्स वो उसको अरेंज नहीं कर पाया था, और इसीलिए फिर वो थेरी सबने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद फिर एक ने अटेम्प्ट किया, लेकिन उसको ज़्यादा किसी ने भाव नहीं दिया। उसके बाद आ गया न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, सारे 8-8 का ग्रुप बना के उसने अरेंज किए थे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, और उसने नोटिस किया कि हर एट्थ एलिमेंट जो होता है, हर एट्थ एलिमेंट जो होता है, एवरी एट एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे संगीत के अंदर 7 सुर होते हैं वैसे। द रिलेशनशिप वॉज जस्ट लाइक एवरी एट्थ नोट दैट रिसेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। लेकिन ये भी ड्रॉबैक इसके हैं। ये जो न्यूलैंड्स था उसके ड्रॉबैक क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, इट वाज ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के आगे वाले एलिमेंट्स के लिए ये यूज नहीं था। Although this idea was not widely accepted at that time, he, for his work, was later awarded Davy Medal in 1887 by the Royal Society London. उस टाइम पे उसको ज़्यादा दुनिया ने कुछ तवज्जो नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उसको एक अवार्ड भी दिया। The periodic law, as we know it today, owes its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev. तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसमें आता है डिमिट्री मेंडेलीव का, और इसने क्या किया, दूसरा एक नाम उसके साथ था लॉथर मेयर। अब ये मेयर जो है उसका नाम हमने उस टाइम पे नहीं पढ़ा है 10th में, लेकिन मेंडेलीव और मेयर ये दोनों ने मिलकर ये काम किया है। इंडिपेंडेंटली काम किया, लेकिन दोनों ने एक ही टाइम पे काम किया। इसने अपना काम किया, इसने अपना काम किया, लेकिन दोनों का अगर आप देखो, ये देखो वर्किंग इंडिपेंडेंटली है लेकिन एक ही टाइम पे किया है उन्होंने। तो जब दोनों ने अलग अलग अपना अपना आइडिया लगा के काम किया, लेकिन जब दुनिया के सामने उन्होंने अपना अपना काम लेके आए, तो दोनों ने एक ही काम किया था। ठीक है, एक दूसरे के आइडिया नहीं चुराए थे उन्होंने, अपना अपना काम उन्होंने खुद किया था, लेकिन एक ही टाइम पे उन्होंने, दोनों के दिमाग में सेम आइडिया आई थी, इसलिए दोनों का नाम यहाँ पे लिया जाता है। तो मेंडेलीव और लॉथर मेयर, इन दोनों ने अपने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन एक ही टाइम पे अपना जो भी स्टडी था वो पब्लिश किया था। बोथ द केमिस्ट इन 1869 प्रपोज्ड दैट, देखो दोनों ने अपना अपना काम अलग किया। ठीक है, अब ये कहाँ पे होगा, ये जर्मनी में और ये रशिया में। ठीक है, तो मेंडेलीव रशियन है और जर्मनी में ये मेयर था। दोनों ने अलग अलग काम किया वर्किंग इंडिपेंडेंटली, और एक 1869 में दोनों ने एक थ्योरी प्रपोज की। क्या प्रपोज किया, दे प्रपोज्ड दैट एन अरेंजिंग एलिमेंट on arranging element in the increasing order of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, तो उनके जो भी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज डेवलप होती हैं, और वो एक रेगुलर इंटरवल में आती है। Lothar Meyer plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point against atomic weight and obtained a periodically repeated pattern. अब मेयर ने क्या किया, इसमें मैथ्स का यूज किया। लॉथर मेयर ने मैथ्स का यूज किया। उसने क्या किया, वो क्या करता था, ग्राफ ड्रॉ करता था। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वो क्या करता था, एक्स एक्सिस के ऊपर वो लेता था एटॉमिक वेट को। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट लेता था वो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे वो क्या लेता था, फिजिकल प्रॉपर्टीज लेता था, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का और एटॉमिक वेट का
कोई ग्राफ बनाता था। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाता था। उसके बाद उसका एटॉमिक वॉल्यूम वाई एक्सिस पे लेता था सारे एलिमेंट्स के, और उनके जो भी एटॉमिक वेट है उसको एक्स एक्सिस पे लेता था और उसका ग्राफ बनाता था। और जब उसने ये ग्राफ बनाए तो उसको उसमें क्या देखने को मिला, कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिली। ठीक है, जब उसने ये ग्राफ बनाए, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को वाई एक्सिस पे लिया और एटॉमिक वेट को एक्स एक्सिस पे लिया, तो उसको अलग अलग ग्राफ देखने को मिले और वहां पे एक पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न उसको देखने को मिला। अनलाइक न्यूलैंड्स, लॉथर मेयर ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न। उस रिपीटिंग पैटर्न की लेंथ में भी उसने चेंज ऑब्जर्व किया जो न्यूलैंड्स के नज़र में नहीं आया था। बाय 1868 लॉथर मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल। उसने अपना खुद का एक टेबल बनाया। अब यहाँ पे जो टेबल 3.2 दिया है वो न्यूलैंड्स का दिया है और ये हमने 10th में भी देखा था। ठीक है, ये वाला टेबल हमने 10th में भी देखा है। आपको मालूम होगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो एटॉमिक वेट उनके लिख के दिए हैं। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम ये है, उसके बाद इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये देखो इंक्रीज होता जा रहा है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन 19। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो 23, 24, 27, 29, 31, 32, 35.5, उसके बाद 39, 40, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन कैल्शियम तक ही, क्योंकि न्यूलैंड्स ने जो बनाया था वो कहाँ तक बनाया था, कैल्शियम। कैल्शियम के आगे के लिए न्यूलैंड्स जो था, न्यूलैंड्स octave rule was not applicable for elements, heavy elements, है ना, for heavy elements, ठीक है, अदर देन कैल्शियम। कैल्शियम के आगे वाले एलिमेंट्स का जो हेवी एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, अब मेयर ने जो टेबल बनाया था, दैट टेबल वॉज क्लोजली रिसेंबलिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। However, his work was not published until after the work of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of modern periodic table. तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे क्रेडिट किसको मिला, मेंडेलीव को मिला। यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे डिमिट्री मेंडेलीव को क्रेडिट मिला, लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रिसेंबल करने वाला जो आइडिया था वो किसका था, मेयर का था। ठीक है, मेयर का था, लेकिन उसने अपना पब्लिश नहीं हो पाया, हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिश्ड। ठीक है, और सबसे पहले पब्लिश हुआ डिमिट्री का और इसलिए उसको क्रेडिट मिल गया। While Dobereiner initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. तो सबसे पहला पीरियोडिक लॉ का जो स्टेटमेंट था वो क्लास 10th में भी हमने किया है। क्या था वो स्टेटमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो ये हमारा मेंडेलीव का लॉ था। मेंडेलीव का लॉ था ये, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब उसने क्या बोला कि अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर अगर यहाँ पे एटॉमिक वेट लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एटॉमिक वेट लिया एक्स एक्सिस पे, हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट आपने एक्स कोऑर्डिनेट माना और यहाँ पे लिया, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली। ठीक है, प्रॉपर्टी ली, किसी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को लिया। यहाँ पे समझो, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिया, बाद में मेल्टिंग पॉइंट लिया, और हर बार आपने एटॉमिक वेट के साथ वाई एक्सिस पे आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेकर अगर ग्राफ निकाला तो वहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो पीरियोडिक फंक्शन को बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में वो क्या होता है, रिपीट होता है, ट्रेंड। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो किसने दिया था, मेंडेलीव ने दिया था। बाद में क्या हुआ, आपको मालूम है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया मॉसले ने, उसमें सिर्फ यही पॉइंट रहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स जो थे वो निकल गया और वहां पे आ गया नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये मोस्ले वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में था और ये मेंडेलीव का लॉ था। ठीक है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था कि एटॉमिक वेट और उसके प्रॉपर्टीज, इनका जो रिलेशन है वो पीरियोडिक है, लेकिन जब देखा गया मॉस्ले के द्वारा तो एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इनका ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है। तो यहाँ पे लास्ट में मोस्ले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें वेट्स की जगह पे, इसके वेट्स की जगह पे सिर्फ क्या आ गया, नंबर्स आ गया। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी किया उसमें आपको समझना होगा कि जो भी हमने
न्यूलैंड्स डोबेरेनर्स के ट्राइड्स को आपको करना है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स। उसके बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का रूल क्या था। उसके बाद मेंडेलीव ने जो यहाँ पे जो दिया है हमें, क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक लॉ। वो पीरियोडिक लॉ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है और उसको अपने नोट्स के अंदर आपको ऐड करना है ताकि आपको एग्जाम में ईजी पड़ सके। मेंडेलीव ने क्या किया था, ये भी सारी चीज़ें हमने देखी है। मेंडेलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स of a table in order of their increasing atomic weights in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or group, and Mendeleev's system of classifying elements was more elaborate than that of Lothar Mayer's। अब मेंडेलीव ने क्या अरेंज किया था, अरेंजमेंट क्या थे आपको मालूम है। आपको मालूम है जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं, है ना। ग्रुप जो हमने 10th में ही देखा है, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक है, तो इसमें उसने अरेंज किया वर्टिकल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया था उसने। तो मेंडेलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, एंड वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। ठीक है, इन सच अ वे दैट the elements with similar properties occupied the same vertical column or group। जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक ही ग्रुप में आते थे, और इसी टाइप से उसने अरेंज किया था। He fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties to classify the elements। तो बाकी जो भी वहाँ पे साइंटिस्ट थे उनसे अच्छा उसने क्या किया था, स्टडी किया था, और उसने जो भी बनाया था टेबल, दैट वाज मोर इलॉबरेट दैन अदर साइंटिस्ट। In particular, Mendeleev relied on the similarities in the empirical formulas and properties of the compounds formed by the element। और वो हमेशा किसके ऊपर ज़्यादा मतलब स्टडी करता था कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड रहता था वो। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या क्या प्रॉपर्टीज कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब ऑक्साइड है ना, वो ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, वो कार्बाइड कैसे बनाते हैं, वो नाइट्राइड कैसे बनाते हैं, और उनका नाइट्राइड बनेगा हर जितने कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑक्साइड बनाने का तरीका एक है, तो इनको वो देखता था। He realized that some of the elements did not fit in with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly follows। लेकिन उसको कुछ समझ में आ गया कि मैं सिर्फ एटॉमिक वेट के को रेफरेंस पकड़ के ही अगर मैं बनाऊंगा टेबल, तो सारे एलिमेंट्स मेरे टेबल में नहीं आ पाएंगे। तो उसने क्या किया, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। आपको इसके डीमेरिट्स में पता लगेगा, क्लास 10th में भी हमने देखा है कि मेंडेलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था कि हम एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेकिन कुछ जगह पे उसने जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको पहले लिया है और जिसका एटॉमिक वेट कम है उसको बाद में लिया है, ऐसा भी उसने किया है। और वो अपने एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को अपने ग्रुप में अपने टेबल के अंदर बैठाना चाहता था, और इसीलिए उसने वो किया था। तो उसने उसका थॉट क्या था, थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट्स माइट बी इनकरेक्ट। उसको समझ में ऐसा लगता था कि वो एटॉमिक वेट उसका अलग अलग गलत तरीके से किया होगा, और ये उसने कंसिडर किया अपने मन से, और फिर जिसका एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको उसने पहले भी लिया है। तो अगर आपने कोई चीज़ सोची है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ऐसा हमने सोचा है, तो फिर सबसे कम वाला पहला आएगा और सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में आएगा। या फिर अगर यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स लिए, समझो बी और सी, तो इसका एटॉमिक मास कम होना चाहिए और इसका ज़्यादा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, बढ़ता ही जाना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी क्या किया उसने, कभी कभी उसने जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले लिया और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में लिया, ऐसा भी किया उसने। और उसको ऐसा उसने क्यों किया, उसको ऐसा लगा कि शायद एटॉमिक वेट जो कैलकुलेट किया होगा उस टाइम पे इनकरेक्ट तरीके से किया होगा। ठीक है, ऐसा उसको लगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आयोडीन का एग्जाम्पल दिया है, देखो हमने 10th में किया है ये। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट अदर दैन दैट ऑफ द टेलुरियम was placed in group 7 along with fluorine, chlorine and bromine because of the similarities in properties। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका एटॉमिक वेट आयोडीन, जिसका एटॉमिक वेट जो है वो कम है टेलुरियम से, उसको प्लेस किया है ग्रुप 7 में। मतलब क्या है कि आयोडीन टेलुरियम के पहले होना चाहिए था ग्रुप 6 में, लेकिन
उसको हैलोजन के साथ बिठाया गया आयोडीन को। क्यों? क्योंकि वो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन जैसे बिहेवियर दिखा रहा था, इसलिए आयोडीन को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बिठाया ग्रुप 7 के अंदर। कहाँ पे बिठाया उसको? ग्रुप 7 के अंदर बिठाया, ग्रुप 7 में। ठीक है, ग्रुप 7 में बिठाया। और उसको कहाँ पे बिठाना चाहिए था? ग्रुप 6 में बिठाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं किया उसने। At the same time, keeping his primary aim of arranging the elements of similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the table. कुछ एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर होने बाकी है ऐसा उसको लगता था, इसलिए उसने अपने टेबल के अंदर कुछ गैप्स रखे थे। ठीक है, तो उसने क्या किया था? ही लेफ्ट सेवरल गैप्स, ही लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, गैलियम और जर्मेनियम जो था वो अननोन थे उस टाइम पे, जब मेंडेलिव ने टेबल बनाया था उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन ही लेफ्ट द गैप अंडर द एल्यूमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के बीच में उसने गैप रखा था, एंड कॉल्ड दीज एलिमेंट्स इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। और फिर ये दो एलिमेंट्स बाद में गैलियम और जर्मेनियम जब डिस्कवर्ड हुए, ये गैलियम और जर्मेनियम जब डिस्कवर्ड हुए तो एग्जैक्ट उसने इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन के लिए जो जगह रखी थी उनके प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली वैसे ही थे, तो उसने अच्छा प्रेडिक्ट किया था। तो मेंडेलीव प्रेडिक्टेड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टीज उसने प्रेडिक्ट किए थे वही सेम प्रॉपर्टीज उनके थे। दीज एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड लेटर। Some of the properties predicted by Mendeleev for these elements and those found experimentally are listed in table 3.3। आप देख सकते हो टेबल 3.3 में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटॉमिक वेट इका एल्यूमिनियम जो था उसका एटॉमिक वेट प्रेडिक्ट किया था 68। ठीक है, और जो फाउंड हुआ उसका वेट मिला 70, तो अप्रोक्सीमेटली नजदीक ही मिला। उसने मेंडेलीव ने डेंसिटी प्रेडिक्ट की थी 5.9 और ये मिला 5.94, तो एग्जैक्टली एकदम सेम मतलब है ऐसा लग रहा है। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा उसने बोला था, और ये केल्विन में मिला 302। उसके बाद उसने बोला कि एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्साइड कैसे बनाएगा? E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे देखो गैलिनियम में भी वैसा ही ऑक्साइड बनाया, Ga2O3। यहाँ पे E का मतलब एलिमेंट होता है, यहाँ पे Ga मतलब गैलियम, तो Ga2O3 ऐसा ही उसने बनाया यहाँ पे। तो इसी टाइप का ऑक्साइड वो बना रहा था। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के साथ वो ट्राइक्लोराइड बनाएगा ऐसा बोला था, तो यहाँ पे देखो गैलियम ने क्लोरीन के साथ ट्राइक्लोराइड बनाया। सिलिकॉन के इका सिलिकॉन का प्रेडिक्शन जो था वो भी वही था। इका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, जो फाउंड होने के बाद उसको जर्मेनियम नाम दिया। देखो इसका एटॉमिक वेट उसने प्रेडिक्ट किया था 72 और ये 72.6 मतलब आसपास ही है। इसने डेंसिटी को बोला था 5.5, इसने बोला 5.38 ऑब्जर्व्ड। ये प्रेडिक्टेड थी और ये ऑब्जर्व था, अप्रोक्सीमेटली नजदीकी है। उसने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो देखो 1231 इतना ज्यादा। इसका ऑक्साइड अगर देखो तो उसने बोला कि एलिमेंट O2 जैसे कार्बन CO2 की तरह बनाता है ना CO2, तो ये ऑक्साइड है कार्बन का, वैसे ही ये एलिमेंट भी EO2 बनाएगा, EO2। तो देखो जर्मेनियम ने GeO2 उसी टाइप का ऑक्साइड बनाया। क्लोराइड का उसने बोला था कि वो 4 क्लोरीन के एटम के साथ अटैच हो जाएगा, तो ECl4 है ना, ECl4 का बनाएगा, वो टेट्रा क्लोराइड बनाएगा। तो देखो यहाँ पे जर्मेनियम ने टेट्रा क्लोराइड बनाया था। यहाँ पे उसने ट्राई क्लोराइड बोला था इका एल्यूमिनियम का। ठीक है, यहाँ पे उसने ट्राई क्लोराइड बोला था, यहाँ पे उसने टेट्रा क्लोराइड। तो बेसिकली जितने भी प्रॉपर्टीज उसने बोले थे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसमें से अच्छे प्रेडिक्ट किए थे मेंडेलीव ने। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाला जो चीज होगा मेंडेलीव के आगे, जो एक्चुअली हमने 10th तक किया है, तो आपको एक मैं एडवाइस देता हूं कि 10th के अंदर जो भी मेंडेलीव वगैरह सारी चीजें जो आपको दिए हैं वो उसको फिर से उनके स्टेटमेंट्स वगैरह मेरिट्स डीमेरिट्स लिख के लो, ताकि आपकी नोट्स बन सके अच्छी। और आगे वाली जो चीजें होंगी वो 11th के अंदर ही आपको पढ़नी थी, वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बना के दे दूंगा।